अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मेरे बेटे आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपको पता है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक इवेंट है। जैसे मैंने आपको बोला था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हम एंडोस्पर्म बनाएंगे, वो हमने बनाया लास्ट लेक्चर में। अब मेरे बेटे एंडोस्पर्म के बाद अब हमें एम्ब्रियो बनाना है और उसी को हमने नाम रखा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मींस एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है जहां हम एम्ब्रियो बनाएंगे। और आपको बेटा पता है एम्ब्रियो बनता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन से, एम्ब्रियो बनता है सिंगैमी से, जहां एक नॉन मोटाइल मेल गीमेट एग के साथ फ्यूज करके पहले जाइगोट बनाएगा और जाइगोट जो माइटोटिकली डिवाइड करता है वो कन्वर्ट होता है इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। और उसी एम्ब्रियो बनाना जो है वही हमारा आज का टॉपिक है और इसलिए मैंने हेडिंग में लिखा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। नाउ बेटे एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है आपको पता है इट्स अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एम्ब्रियो बनना जो है ये अपने आप में क्या है, इट्स अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये आपको पता है। तो इसमें पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये आप जानते हो ये फर्टिलाइजेशन से पहले नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद से बनता है, जैसे एंडोस्पर्म बना था। उसके बाद जरा बेटा मुझे बोलो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी यही होता है कैसे आप सिंगल सेल्ड जाइगोट, कैसे आप सिंगल सेल्ड जाइगोट में चेंज लाओगे और चेंज लाने के बाद बेटे कैसे ये मल्टी सेल्ड एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए अलग एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या लिखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद, इसमें एक लाइन लिखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी डील्स विद, शाबाश, डील्स विद द, embryology deals with the study of embryo formation, study of, शाबाश बेटे, embryo formation। embryology deals with the study of embryo formation। कहां से बेटे? from single celled diploid zygote, deals with the study of embryo formation from single celled diploid zygote, from single celled diploid zygote, शाबाश। एक हमने कहा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, फिर हमने कहा बेटी एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना। ये तमाम चीजें जब आप स्टडी करते हो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज व्हाट, एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी जो है एरिस्टोटल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज एरिस्टोटल। Father of embryology is Aristotle. Father of embryology is Aristotle. Next point, founder of embryology. अब father of embryology that is Aristotle. दूसरा होता है founder of embryology. Founder of embryology is, father of embryology is Aristotle. Founder of embryology is C.F. Wolf. C.F. Wolf. Father of embryology is Aristotle. Founder of embryology is C.F. Wolf. Next, father of Indian embryology. Father of Indian embryology is P. Maheshwari. Father of Indian embryology is P. Maheshwari. फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इज पी महेश्वरी, शाबाश। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके स्टार्ट में आपने लिखे हैं। देखिए बेटे अब ये एम्ब्रियो बनाना, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में कभी कभी नाम देते हैं एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी में अब हमें क्या देखना है, यही डिप्लॉयड जाइगोट से देखना है कैसे मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनेगा। अब अगर आप देखेंगे बेटा ये एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, एम्ब्रियोजेनी में ये सारा आएगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट। उन तमाम चीजों को हम कलेक्टिवली, ये सारा प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनी। अब एम्ब्रियोजेनी में मेरे बेटे दो बड़ी चीजें जो है आपको याद रखनी है। नंबर वन जो है क्या होगा, नंबर वन इज कहते हैं एम्ब्रियोजेनी इज मीरोब्लास्टिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
मीरोब्लास्टिक। क्या होता है मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियोजेनी का मतलब? मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियोजेनी ये दो चीजें हैं, एक होता है होलोब्लास्टिक, दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक। पॉइंट को समझना मेरे बेटे। मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियोजेनी क्या होती है? जब हमारे पास सिंगल सेल्ड जाइगोट होगा। अगर जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है, हमें मल्टी सेल्ड एम्ब्रियो बनाना है, मगर जाइगोट का कुछ हिस्सा, पूरा का पूरा जाइगोट जो है मेरे बेटे ये एम्ब्रियो नहीं बनाता है, बल्कि जाइगोट का कुछ हिस्सा एम्ब्रियो बनाने के काम आता है। बाकी हिस्से से क्या बनता है वो जरूरी नहीं है, वो यहां पे डिस्कस करना जरूरी नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जाइगोट जो है वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाने के काम नहीं आया, बल्कि जाइगोट का एक हिस्सा एम्ब्रियो बनाता है। ऐसे एम्ब्रियोजेनी को या ऐसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो क्या होता है मेरे बेटे मीरोब्लास्टिक एम्ब्रियो डेवलपमेंट? जब जाइगोट आधा ही या कुछ हिस्सा जाइगोट का एम्ब्रियो बनाएगा, दैट डेवलपमेंट इज नोन एज मीरोब्लास्टिक। और मेरे बेटे अगर पूरा का पूरा जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा तो उस टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी को, उस टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं क्या? होलोब्लास्टिक। तो मैंने कहा आपको बेटे दो चीजें हैं, टू टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट्स आर देयर। वन इज होलोब्लास्टिक, when a part of embryo leads to, a part of zygote leads to embryo formation, it's meiroblastic development. And when entire zygote leads to embryo formation, it's known as holoblastic. इसके बगैर एक और चीज है, अगर बेटा एम्ब्रियो बनना अंदर की ओर, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये क्लाजल एंड है। अगर एम्ब्रियो बनना अंदर की ओर, एम्ब्रियो बन गया मगर अंदर की ओर बन गया, द डेवलपमेंट इज नोन एज एंडोस्कोपिक, इट्स नोन एज एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। और कुछ केस में आप देखते हो एम्ब्रियो बनता है मगर ये माइक्रोपाइलर एंड से बाहर की ओर बनता है, दिस डेवलपमेंट इज नोन एज एक्सोस्कोपिक। तो मुझे बोलो होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट क्या है, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट क्या है, एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट क्या है और एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट क्या है? ये चार चीजें मुझे आप समझाइए। सर पहले मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट का मतलब है जब जाइगोट का कुछ हिस्सा एम्ब्रियो बनाने के काम आया, द डेवलपमेंट इज नोन एज मीरोब्लास्टिक। और अगर पूरा जाइगोट एम्ब्रियो बनाने के काम आता है मेरे बेटे, द डेवलपमेंट इज नोन एज होलोब्लास्टिक। उसके बाद अगर जाइगोट बना अंदर की ओर, towards this embryo sac, inside of embryo sac, it is known as endoscopic development. और अगर बाहर की ओर बना then it is known as what? Exoscopic development. अब नोट मेकिंग में हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट हम ऐसे लिखेंगे एम्ब्रियोजेनी में, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। पहला पॉइंट, शाबाश। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ embryo from, very good, from single celled zygote. The process of formation of embryo from single celled diploid zygote, single celled diploid zygote. The process of formation of embryo from single celled diploid zygote is embryogeny. इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेरे बेटे क्या? एम्ब्रियोजेनी। शाबाश, is embryogeny। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, नोट में आप अगला पॉइंट डाउन करोगे, आप लिखेंगे इन एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियोजेनी इज एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक इन एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक मींस अंदर की ओर ये बनेगा, ये एम्ब्रियो बनेगा बट अंदर की ओर बनेगा, टुवर्ड्स एम्ब्रियो सैक, बाहर की ओर नहीं। इन एंजियोस्पर्म्स, शाबाश, एम्ब्रियोजेनी इज एंडोस्कोपिक एंड मीरोब्लास्टिक। अभी मैंने कहा मीरोब्लास्टिक मैंने आपको अभी समझाया, जब जाइगोट का कुछ हिस्सा, पूरा जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, कुछ हिस्सा उसका एम्ब्रियो बनाएगा, दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज व्हाट? मीरोब्लास्टिक। अब अगर सारा बनाएगा देन इट्स नोन एज होलोब्लास्टिक। इन एंजियोस्पर्म्स क्या लिखा मेरे बेटे आपने? एम्ब्रियोजेनी इज एंडोस्कोपिक एंड मीरोब्लास्टिक, दैट इज only a part of zygote. मीरोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? That is only a part of zygote contributes to embryo formation. That is only a part of zygote contributes to embryo formation. That's only a part of zygote baby contributes to embryo formation. Only a part of zygote contributes to embryo formation. Next, in bryophytes and pteridophytes, दो plant groups पढ़े होंगे आपने। In bryophytes
and pteridophytes. Pteridophytes in bryophytes मेरे बेटे and pteridophytes. In bryophytes and pteridophytes, embryo development is holoblastic. Embryo development in दो प्लांट ग्रुप्स में क्या होता है? Holoblastic. In bryophytes and pteridophytes, embryo development is holoblastic. That is, whole zygote contributes to embryo formation. That's whole zygote contributes to embryo formation. That's whole zygote contributes to embryo formation. देखिए बेटे 5 ग्रुप्स हैं प्लांट्स के टोटल हमारे पास. We have algae, we have got bryophytes, we have got pteridophytes, we have got gymnosperms, we have got angiosperms. इसमें एम्ब्रियो होता ही नहीं. जब एम्ब्रियो होगा ही नहीं, these are non embryophytes. मतलब इनमें ना मीरोब्लास्टिक है ना होलोब्लास्टिक है, क्योंकि एम्ब्रियो है ही नहीं. इन दो ग्रुप्स में होगा होलोब्लास्टिक, पूरा जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा. इन दो ग्रुप्स में क्या होगा? इन दो ग्रुप्स में मीरोब्लास्टिक, इन दो ग्रुप्स में होलोब्लास्टिक, इन दो ग्रुप्स में मीरोब्लास्टिक. वही आपने लिखा इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज होलोब्लास्टिक. दैट इज होल जाइगोट कंट्रीब्यूट्स टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन. नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म्स embryo development is meroblastic. In gymnosperms, embryo development is meroblastic. In gymnosperms, embryo development is meroblastic. Next, in gymnosperms, embryo development is meroblastic. अब चूंकि gymnosperms का हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम angiosperms की एम्ब्रियोजेनी पढ़ रहे हैं. कहते हैं अगर आप एंजियोस्पर्म्स आप देखेंगे, उनके पास हमारे पास आप जानते हो उनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. एक हो गए मेरे बेटे डाइकॉट्स और दूसरे हो गए मोनोकॉट्स. डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी अलग है, मोनोकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी अलग है. इसमें सिमिलरिटी भी है, इसमें डिफरेंसेस भी हैं. इससे अब अगर हम एम्ब्रियोजेनी स्टार्ट करेंगे, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहां डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी अलग होती है, वहां मोनोकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी मेरे बेटे अलग होती है. तो अब आप अच्छी से हेडिंग लिखेंगे डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. Our next topic is now going to be what? Dicot embryogeny. मीरोब्लास्टिक आपको समझ आया, होलोब्लास्टिक आपको समझ आया, एंडोस्कोपिक आपको समझ आया, एक्सोस्कोपिक आपको समझ आया. और उसके बाद मैंने आपको बोला किस प्लांट ग्रुप में कौन सा टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, वो भी हमने समझाया. फिर एंड में हमने देखा मेरे बेटे जो एंजियोस्पर्म्स है, इनमें मोनोकॉट्स हैं अलग, इनमें डाइकॉट्स हैं अलग, और डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी में डिफरेंसेस हैं. इसलिए डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी अलग होगा और मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी अलग होगा. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज very important from your board examination point of view. It is dicot embryogeny. शाबाश, dicot embryogeny. पहले आप देखेंगे डाइकॉट्स तो बेटे हमारे पास बहुत सारे हैं, मगर हम सबको तो नहीं पढ़ सकते ना. हर एक डाइकॉट की एम्ब्रियोजेनी अलग अलग से नहीं पढ़ी जाएगी, उतना तो पॉसिबल है नहीं. इसलिए हैनस्टीन जो है एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, देयर इज अ प्लांट नोन एज कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस. देयर इज अ प्लांट नोन एज कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस, जिसको हम कॉमनली कभी कभी बोलते हैं शेफर्ड स्पर्स. कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस शेफर्ड स्पर्स ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है, या जिसको आप क्रूसीफेरी भी नाम देते हो. उस फैमिली जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना ये कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, इट्स नोन एज क्रूसीफेरी, आल्सो नोन एज ब्रेसिकेसी. कहते हैं हैनस्टेन ने इस डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनी बहुत डिटेल में पढ़ी, बहुत डिटेल में स्टडी की, और बाद में कहा ये प्लांट हम रेफरेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी एम्ब्रियोजेनी है ऑलमोस्ट बाकी डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी भी तकरीबन सेम है. कुछ डिफरेंस है, कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंस है, मगर हम मॉडल प्लांट इसी को यूज कर सकते हैं, हम रेफरेंस इसी को मान के चलेंगे. जो इसकी एम्ब्रियोजेनी है वही मानी जाती है तकरीबन पूरे के पूरे डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी. और इसको पहली बार स्टडी करने वाला साइंटिस्ट कौन है? हैनस्टीन. तो मेरे बेटे ख्याल रखना, पहला पॉइंट डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी में इट इज डिफरेंट व्हेन कंपेयर्ड टू मोनोकॉट
एम्ब्रियोजेनी। फिर मैंने कहा इसके लिए मॉडल प्लांट चूज किया गया कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, आल्सो नोन एज शेफर्ड्स पर्स, और इसको पहली बार स्टडी किया हैनस्टेन ने। अब ये मॉडल माना जाता है, रेफरेंस माना जाता है, तमाम डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर मानी जाती है। और याद रखना बेटा, क्योंकि ये बिलोंग करता है क्रूसिफेरी फैमिली से, ब्रासिकेसी फैमिली से, इसलिए डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी को कभी कभी हम बोलते हैं क्रूसिफर एम्ब्रियोजेनी। क्रूसिफर एम्ब्रियोजेनी क्यों इसको हम क्रूसिफर एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं? क्योंकि जो इसका मॉडल प्लांट है ना कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, since it belongs to crucifery, since it belongs to brassicaceae, that's why on its family name it is sometimes known as what? Crucifer embryogeny. तो आप लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी was extensively, शाबाश, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी was studied by Hansteen. Dicot embryogeny was extensively studied by Hansteen. Dicot embryogeny was extensively studied by Hansteen in Capsula bursa pastoris. In Capsula bursa pastoris. In Capsula bursa pastoris. Capsula bursa pastoris, which belongs to Crucifery. Crucifery. Which belongs to Crucifery. Dicot embryogeny was extensively studied by Hansteen in Capsula bursa pastoris, which belongs to Crucifery, and thus also known as Crucifer embryogeny. शाबाश, CRUCIFER. And thus also known as crucifer embryogeny. शाबाश। अब बेटे आप पूरा ख्याल बोर्ड क्यों रखेंगे? अब हम एम्ब्रियोजेनी स्टार्ट करेंगे। इसमें मॉडल प्लांट आपने बोला इट इज कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, it belongs to crucifery family, it belongs to brassicaceae family, that's why it's also known as crucifer embryogeny. अब बेटे ख्याल रखना, अब मैं एम्ब्रियोजेनी स्टार्ट करूंगा। इसमें डायग्राम्स बहुत सारी हैं, इसलिए मैं यहाँ सारी डायग्राम्स बोर्ड पे तो नहीं आएंगी, इसलिए जो डायग्राम मैं बनाऊंगा वो आप अंडरस्टैंड करना, बाद में मुझे वो मजबूरी में रब भी करनी है क्योंकि यहाँ जगह उतनी है नहीं। देखिए बेटे ख्याल रखिएगा आप, मैं सारे पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन में लिखाऊंगा आपको, बस डायग्राम पे पूरा आप फोकस करना है। ये है मेरे बेटे माइक्रोपाइलर एंड, ये है क्लाजल एंड। इस वाले साइड से आपने देखा एंडोस्पर्म जो है वो बन गया है, या एंडोस्पर्म जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है, और यहां से आपने देखा यहां से जाइगोट भी बना, जाइगोट के माइटोटिक डिवीजन से यहां पे मेरे बेटे क्या बना? एम्ब्रियो। तो ये सिचुएशन है, मगर सॉरी एम्ब्रियो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पहले जाइगोट, क्योंकि हमें एम्ब्रियो बनाना है। यहां पहले मेल और फीमेल गेमेट या एक नॉन मोटाइल मेल गेमेट जब एग के साथ फ्यूज होता है, पहले वो बेटे क्या बनाता है? जाइगोट। देखिए बेटे ख्याल रखना, ये एम्ब्रियो सेट एक मैंने लिया, ये इसका क्लाजल एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड। यहां जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हुई है, सिनगैमी हुई है, मेल फीमेल गेमेट फ्यूज हुआ है, पहले इन्होंने जाइगोट बनाया। अब जाइगोट से हमें बनाना है एम्ब्रियो मोनोकॉट्स में। मॉडल प्लांट है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, उसी को हमने बोला एज अ रेफरेंस यूज किया, और हमने ऊपर हेडिंग में लिखा डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी। ये हमें देखना है, हमें यही हमारा टॉपिक है, कैसे ये जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में। मगर मैं कहता हूं सबसे पहले क्या होगा, जो इन द फर्स्ट केस ये जाइगोट जो है इसको पता है अभी पूरा एंडोस्पर्म नहीं बना, अभी पूरा एंडोस्पर्म जो तैयार है ही नहीं, तो ये बोलता है मैं भी एम्ब्रियो बना के क्या करूंगा। चलो मैं ऐसा करता हूं, जब तक एंडोस्पर्म पूरा बनेगा मेरे बेटी, जब तक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कंप्लीट होगा, तब तक मैं क्या करता हूं, मैं एक रेस्टिंग फेज में आ जाता हूं। ये जाइगोट क्या करेगा मेरे बेटे, ये अपने अंदर सेलुलोज का वॉल डेवलप करता है, और सेलुलोजिक वॉल जैसे ही इसने डेवलप किया, ये एक रेस्टिंग स्टेज में आता है, और उस टाइम जो है जब ये रेस्टिंग स्टेज में आएगा सेलुलोजिक वॉल डेवलप करके, उस टाइम हम उसको नाम देते हैं oospore। क्या नाम देते हैं मेरे बेटे? oospore। तो मतलब कहने का ये है, जब जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हुई, मेल फीमेल गेमेट फ्यूज हुआ बेटे, जाइगोट बना, डिप्लॉयड
जाइगोट, सिंगल सेल जाइगोट। अब जब तक एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला पहले एंडोस्पर्म बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म की जिम्मेदारी है जाइगोट को, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना। इसलिए जब तक यहां एंडोस्पर्म कंप्लीट नहीं होता तब तक ये एम्ब्रियो में भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो अभी ये क्या कर रहा है, ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का वेट कर रहा है, और इसलिए इसने बोला चलो अभी मैं फिलहाल सोता हूं, मैं एक रेस्टिंग स्टेज लेता हूं, और रेस्टिंग स्टेज लेने के लिए इसने बाहर से सेलोजिक वॉल बनाया, और रेस्टिंग स्टेज को हम नाम देते हैं क्या, ओस्पोर। तो इसमें अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी। शाबाश, पहले यही पॉइंट नोट करेंगे, ये आपका दूसरा पॉइंट बनेगा। पहला पॉइंट हमने लिखा मॉडल प्लांट इसमें कौन है, किसने यूज किया, उसका एक और नाम क्या है। अब आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी zygote undergoes, shabash, in dicot embryogeny zygote undergoes a resting phase. Zygote undergoes a resting phase. In dicot embryogeny zygote undergoes a resting phase and develops thick cellulosic wall. Zygote undergoes a resting phase and develops thick cellulosic wall around to form a structure known as oospore. In dicot embryogeny आपने लिखा बेटे zygote undergoes a resting phase and develops thick cellulosic wall around known as oospore. शाबाश, known as oospore. अब देखिए बेटे, अब ओस्पोर बना, अब देखिए ध्यान रखना, अब जैसे एंडोस्पर्म बनना कंप्लीट हुआ, सबसे पहले क्या करता है, ये सेलोजिक वॉल अपना छोड़ता है। ये रेस्ट अभी तक था, ये रेस्ट कर रहा था, अब ये नींद से जाग गया। सबसे पहले ये अपना सेलोजिक वॉल छोड़ेगा। सेलोजिक वॉल छोड़ने के बाद अब ये न्यूट्रिएंट्स खाना स्टार्ट करेगा, और जैसे जाइगोट ने न्यूट्रिएंट्स खाना स्टार्ट किया, इसका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने के बाद अब आगे क्या होगा, इस जाइगोट को मैं यहां अलग निकालूंगा और थोड़ा बहुत बड़ा भी बनाऊंगा। पहले रेस्टिंग स्टेज था ओस्पोर, उसके बाद जैसे ही इसको लगा कि एंडोस्पर्म कंप्लीट होगा, ये पूरा बन गया, तो पहले ये क्या करता है, सेलोजिक वॉल छोड़ेगा, नींद से जग जाएगा, उसके बाद सेलोजिक वॉल रिलीज करेगा, तो न्यूट्रिएंट्स खाएगा। न्यूट्रिएंट्स खाने के बाद आप देखेंगे मेरे बेटे, ये जाइगोट जो है ये साइज में बढ़ेगा, और ये साइज में बड़ा हुआ जाइगोट जो है इसको हम बाहर लेंगे ऐसे। It's an zygote which is enlarged in size. अब बेटा ख्याल रखना, अब ये जाइगोट जैसे बाहर आया मेरे बेटे, इसमें ये वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड है, ये वाला एंड क्लाजर एंड है, ये तो आपको हमेशा ही याद रखना है। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है ट्रांसवर्स डिवीजन। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा सबसे पहले, याद रखना, दो टाइप ऑफ डिविजन्स होंगे। अगर हम मान लीजिए ये इसमें इमेजिन, आपको थोड़ी बहुत चीजें करनी है बेटे, इसे ख्याल रखना है। ट्रांसवर्स डिवीजन क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक बॉल है, अब मैं यहां से ब्लेड ले आऊंगा और मैं बॉल को ऐसे कट कर रहा हूं, ऐसे पैरेलल टू द सॉइल सरफेस। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज ट्रांसवर्स डिवीजन। अब अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू द सॉइल सरफेस, इट इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला पहले जाइगोट जब साइज में बढ़ेगा, अब सबसे पहले ये क्या करेगा, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। ट्रांसवर्स डिवीजन कितना करे, ये बॉल एक है, हमें डिवीजन ऐसे करना है, न कि ऐसे। अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा ये वर्टिकल डिवीजन है, अगर मैं ऐसे डिवाइड करूंगा ये ट्रांसवर्स डिवीजन है। ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, मगर बेटे ख्याल रखना वो ट्रांसवर्स डिवीजन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इक्वल अगर होता तो बराबर साइज की दो सेल्स बनती, बट मैंने कहा ना बेटा अनइक्वल है। जब अनइक्वल है, आप देखोगे ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद ऊपर माइक्रोपाइलर साइड से बड़ी सी सेल बनेगी और क्लाजल साइड से छोटी सी सेल बनेगी, मगर कब मेरे बेटे, जब अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो मेरे बेटे साइज में बढ़ने के बाद जाइगोट जो है इसका पहला डिवीजन होता है अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन, सो दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स, लार्ज सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड स्मॉल सेल टुवर्ड्स क्लाजल एंड। जो माइक्रोपाइलर साइड से छोटी सी सेल है ना मेरे बेटे, इसको बोलते हैं स्मॉल एपिकल एम्ब्रियोनल सेल। स्मॉल एपिकल एम्ब्रियोनल सेल क्यों बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल, ये आपको आगे खुद समझ आएगा।
टू फॉर्म स्मॉल एपिकल एम्ब्रियोनल सेल, और जो ऊपर वाली सेल है, जो बड़ी सी सेल है, इसको बोलते हैं लार्ज, शाबाश, बेसल सस्पेंसर सेल, लार्ज बेसल सस्पेंसर सेल, लार्ज बेसल सस्पेंसर सेल। वेरी गुड। क्या मैंने मेरे बेटे आपको तीसरे पॉइंट में कहा, इसमें सीक्वेंस का ख्याल आप रखिए। मैंने कहा पहले पोस्ट स्टेज आएगा, रेस्टिंग स्टेज आएगा, जब तक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होता। जैसे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, सेलोजिक वॉल इसने छोड़ा, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स खाने स्टार्ट किए, इसका साइज बढ़ा, और वो जो साइज में बड़ा हुआ जाइगोट है वो मैंने यहां अलग लिया। अब इस जाइगोट का पहला डिवीजन क्या होगा सर? पहला डिवीजन होगा ट्रांसवर्स। इट विल बी लाइक दिस। Had it been like this, it would have been called vertical division. But ये ऐसे होता है, ट्रांसवर्स। इक्वल क्या अनइक्वल? अगर इक्वल होता तो बराबर सेल्स बनती। मैंने कहा अनइक्वल है मगर ट्रांसवर्स डिवीजन। एक बड़ी सी सेल बनेगी टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड नोन एज लार्ज बेसल सस्पेंसर सेल। स्मॉल सेल बनेगी टुवर्ड्स क्लोजल साइड नोन एज व्हाट? स्मॉल एपिकल एम्ब्रियोनल सेल। स्मॉल एपिकल एम्ब्रियोनल सेल। बट मेरे बेटे अगर आप बात करेंगे लोरेंथेसी की, there's a family known as Lorenthesi. लोरेंथेसी में क्या होगा? there's an angiospermic family. यहां पहला था ट्रांसवर्स डिवीजन, मगर मेरे बेटे लोरेंथेसी में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा ही नहीं। यहां ऐसे डिवीजन होता है। अगर ऐसे होता ट्रांसवर्स, इसमें ऐसे होता है। ये एक्सेप्शन है, इसमें ख्याल रखना। इसमें पहला डिवीजन होगा वर्टिकल। मैक्सिमम डायकॉट्स में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा पहला, अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। मगर यहां पे मैंने कहा लोरेंथेसी में ट्रांसवर्स नहीं होगा, लोरेंथेसी में होगा मेरे बेटे क्या? वर्टिकल। और इसी तरह अगर आप जिगर मेरा वीट की बात करोगे, वीट का पहला डिवीजन होगा ओब्लीक। ओब्लीक मींस इट विल बी लाइक दिस। अगर आप मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट्स की बात करोगे, वहां होगा ट्रांसवर्स डिवीजन ऐसे। अगर आप लोरेंथेसी की बात करोगे, वहां होगा वर्टिकल डिवीजन ऐसे। अगर आप किसकी बात करोगे वीट की, वहां पे ओब्लीक डिवीजन होगा ऐसे। तो मेरे बेटे तीसरा स्टेटमेंट मुझे आप बोलिए क्या होगा? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तीसरा स्टेटमेंट? सर साइज में बढ़ने के बाद जो ये जाइगोट है, इसका पहला डिवीजन होगा unequal transverse division so that two cells are formed. One large basal suspensor cell towards micropylon end, small apical embryonal cell towards closer end. But sir ये लोरेंथेसी एक्सेप्शन है, इसका पहला डिवीजन वर्टिकल होगा। होना चाहिए था एज अ रूल ट्रांसवर्स, इसमें होता है वर्टिकल। वीट में एज अ रूल होना चाहिए था ट्रांसवर्स, मगर इसमें होता है ओब्लीक। तो तीसरा पॉइंट मेरे बेटे आप नोट करेंगे। राइट डाउन। But once an endosperm is formed, तीसरा point, but once an endosperm is formed, comma, zygote absorbs nutrients from it. But once endosperm is formed, comma, zygote absorbs nutrients from it. Zygote absorbs nutrients from it, comma, enlarges in size. And undergoes an asymmetric asymmetric means unequal, and undergoes an asymmetric transverse division to form large basal suspensor cell, towards micropyle, and small apical embryonal cell towards claza. Small apical embryonal cell towards claza. क्या लिखा आपने? But once an endosperm is formed, zygote absorbs nutrients from it, enlarges in size, and undergoes an asymmetric transverse division to form large basal suspensor cell towards micropyle and small apical embryonal cell towards claza. Next, underline करके. In Lorenthesi, first division of zygote is vertical. First division of zygote is vertical. And in wheat, first division of zygote is oblique. शाबाश। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज ओब्लीक। देखिए मेरे बेटे,
अब हमारे पास दो सेल्स हैं। अब ये दो सेल्स जो हैं, जब ये एम्ब्रियो बन रहा होता है, ये साइमल्टेनियसली डिवाइड करते हैं। ये मैं सस्पेंसर क्या बनाऊं, इसको फ्यूचर में क्या बनाना होगा, ये डिवाइड करते हैं अपने हिसाब से। अपना ये जो है, जो इसको स्ट्रक्चर बनाना है वो बनाएगा। इस एम्ब्रियोनल सेल को क्या बनाना होगा, ये भी अपने हिसाब से डिवाइड करेगा और वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो बनाएगा। दैट मींस दोनों सेल्स का डिवीजन जो है वो साइमल्टेनियसली होता है। बट अब चूंकि आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा सस्पेंसर सेल का क्या होता है, बाद में हम दिखाएंगे एम्ब्रियोनल सेल का क्या होगा। बट रिमेंबर बेटा दिस थिंग, ये अलग अलग नहीं होता है, मैं अलग अलग बस आपको समझाने के लिए दिखाऊंगा। अदरवाइज दोनों सेल्स को डिवाइड आगे करना है, एक साथ करेंगे और एक ही साथ दोनों चीजें बनाते हैं। इसको क्या बनाना होगा, ये बनाएगा उसी टाइम, ये भी अपना जो डेवलपमेंट है कंप्लीट करता है। बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, हम पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे बेसल सस्पेंसर सेल का क्या होगा, बाद में आराम से देखेंगे एम्ब्रियोनल सेल का क्या होता है। अब ख्याल रखना, अब दो सेल्स है ना, दो सेल्स में से याद रखना मेरे बेटे, छोटी सी सेल जो है यही असल में कंट्रीब्यूट करती है एम्ब्रियो बनाने में। जो एम्ब्रियो बनता है ना वो असल में इसी एपिकल एम्ब्रियोनल सेल से बनता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एम्ब्रियोनल सेल। ये जो छोटी सी सेल है यही एम्ब्रियो प्रॉपर बनाती है, प्रॉपर मेन एम्ब्रियो इसी से बनता है। तब गोबर मतलब ना बना क्या एम्ब्रियोनल सेल मतलब होना चाहिए सारी जाइगोटल बलून एम्ब्रियो के हैं। जो मेन एम्ब्रियो वो जाइगोट के एक हिस्से से बनता है। इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा था द डेवलपमेंट इज मीरोब्लास्टिक। अगर बेटा सारा जाइगोट एम्ब्रियो ही बनाता तब हम होलोब्लास्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। मगर मैंने आपको पहले ही बोला डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विद दिस एम्ब्रियो इज मीरोब्लास्टिक, मींस ओनली पार्ट ऑफ जाइगोट कंट्रीब्यूट्स टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन। और जो पार्ट कंट्रीब्यूट करता है ना एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए, दैट पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियोनल सेल। जो कोई और चीज बनाएगा उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। शाबाश, अब आप ध्यान रखिए बराबर बेटे क्या होगा। अब मेरे बेटे जो ये सस्पेंसर सेल है, अब चूंकि दोनों का मैं एक साथ नहीं दिखाऊंगा, मैंने आपको पहले ही बोला। अब होगा क्या, अब पहले ये सेल डिवाइड करेगी। सस्पेंसर सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन किया। जब सस्पेंसर सेल ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी तो ये दो सेल्स में कन्वर्ट होगी। दिस विल बी सस्पेंसर सेल नंबर 1, दिस विल बी सस्पेंसर सेल नंबर 2, ट्रांसवर्स डिवीजन करके। मगर ये जो है ना, ये एम्ब्रियोनल सेल उसी टाइम डिवाइड करेगा मेरे बेटे, ये ट्रांसवर्स डिवीजन नहीं, ये वर्टिकल डिवीजन करेगा। और ये भी आप देखोगे ये भी कन्वर्ट होगा इनटू 2 सेल्स, और वो 2 सेल्स ऐसे होंगी। इसको लिखेंगे एम्ब्रियोनल सेल 1, इसको लिखेंगे एम्ब्रियोनल सेल 2। समझ ही नहीं आ रहा। हमारे पास अनइक्वल ट्रांसवर्स डिवीजन करने के बाद 2 सेल्स बनी थी। लार्ज सेल नोन एज सस्पेंसर सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, स्मॉल सेल नोन एज एम्ब्रियोनल सेल टुवर्ड्स क्लासल एंड। फिर मैं कह रहा हूं साइमल्टेनियसली इसने ट्रांसवर्स डिवीजन 1 किया, 2 सेल्स बने, सस्पेंसर सेल 1, सस्पेंसर सेल 2। इसने वर्टिकल डिवीजन किया, 2 सेल्स बने, एम्ब्रियोनल सेल 1 एंड एम्ब्रियोनल सेल 2। और तब जाके अगर आप देखोगे एक टी शेप्ड, इन्वर्टेड टी शेप्ड स्ट्रक्चर बना, या आप इसको टी शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर जो बना ना मेरे बेटे, इट इज नोन एज टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो, टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो, या इट्स एन इन्वर्टेड टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। शाबाश। तो बेटे मुझे बोलो टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो कब बना, जब सस्पेंसर सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन किया और एम्ब्रियोनल सेल ने वर्टिकल डिवीजन किया, तब जाके मेरे बेटे एक टी शेप्ड प्रो एम्ब्रियो बना। चलिए पहले यही लिखते हैं, both the cells, shabash, next point, both the cells that is suspensor and embryonal cells divide simultaneously. Both the cells that is suspensor cell and embryonal cell, both the cells that is suspensor cell and embryonal cell divide simultaneously, but it is embryonal cell. हाँ, दोनों डिवाइड एक साथ करते हैं, मगर एम्ब्रियो बनाने का कंट्रीब्यूशन किसका होता है, एम्ब्रियोनल सेल का, इसलिए तो नाम है ना इसका एम्ब्रियोनल सेल। क्या लिखा बेटे आपने, both the cells that is sustensor and embryonal cell divide simultaneously, but it is the embryonal cell which contributes to the formation of embryo proper. But it is the embryonal cell which contributes to the formation of embryo proper. But it is the, क्या लिखा आपने, embryonal cell which contributes to the formation of embryo proper. Proper embryo बनाएगा कौन, खाली embryonal cell. Next,
बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, ये वाला बेसल सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, बेसल सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड एपिकल embryonal cell divides vertically, and apical embryonal cell divides vertically to form four-celled T-shaped proembryo. To form four-celled T-shaped proembryo. जरा मेरे बेटे मुझे बोलो four-celled T-shaped proembryo कैसे बना? हमारे पास वो दो सेल्स है सर, ऊपर वाली सेल ने ट्रांसवर्स डिवीजन किया, नीचे एक और सेल ऐड की सर, बेसल सेल ने वर्टिकल डिवीजन किया, यहां से एक सेल, यहां से एक सेल, आपको अल्टीमेटली स्ट्रक्चर ऐसे मिला सर। हमारे पास सिचुएशन ये थी, हमारे पास दो सेल्स है, इस वाले ने ये सस्पेंसर सेल, ये एम्ब्रियोनल सेल, इसने ट्रांसवर्स डिवीजन किया, ऐसे कट किया, ये दो सेल्स बन गए, इसने ऐसे कट किया, यहां से एक, यहां से एक, तो यहां पे बना फोर सेल टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो। क्या लिखा आपने मेरे बेटे? बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड एपिकल सेल डिवाइड्स वर्टिकली टू फॉर्म फोर सेल टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो। फोर सेल टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो, शाबाश। नेक्स्ट, अब देखिए मेरे बेटे, अब आगे क्या होगा? फोर सेल टी शेप्ड प्रोएम्ब्रियो, ख्याल रखिए मेरे बेटे, आगे क्या होगा? अब दो सस्पेंसर सेल्स में से आउटर मोस्ट सस्पेंसर सेल जो माइक्रोपाइलर एंड से प्रेजेंट है, ये क्या करेगी? ये साइज में बढ़ जाती है और साइज में बढ़ जाने के बाद ये कन्वर्ट होती है हॉस्टोरियल सेल में। किसमें मेरे बेटे? और हॉस्टोरियल सेल का क्या काम होता है? हॉस्टोरियल सेल बाहर से एम्ब्रियो सेक से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ले आती है, बाहर जो भी रीजन्स होंगे ना वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ले आएगी और उन न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर करेगी। तो ये हॉस्टोरियल सेल का क्या है सर? जो एक सस्पेंसर सेल थी, मगर कौन सी वाली? आउटर मोस्ट, प्रेजेंट क्लोज टू माइक्रोपाइलर एंड दैट विल एनलार्ज इन साइज एंड दैट विल फॉर्म हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल का काम है बाहर से न्यूट्रिएंट्स ले आना, उसको अपने अंदर जो है स्टोर करना। अब कौन सा सेल बचा? अब बचा ना सस्पेंसर सेल नंबर 2। सस्पेंसर सेल नंबर 2 क्या करेगा? या तो 6 या तो 7 ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। जब ये 6 या 7 ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा, आप देखोगे ये ऐसे 6 to 7 सेलर चेन ऑफ सेल्स बनाएगा ऐसे। Either there will be 6 number or there will be 7 number, 1 2 3 4 5 6 7। This 6 या 7 सेलर चेन ऑफ सेल्स इज नोन एज सस्पेंसर। जरा बेटा मुझे बोलो, सस्पेंसर कहां से आया? हॉस्टोरियल सेल कहां से आई? सर ये जो आपने बोला सस्पेंसर सेल नंबर 1 क्लोज प्रेजेंट टू द माइक्रोपाइलर एंड इट विल एनलार्ज इन साइज, फॉर्म हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया न्यूट्रिएंट्स ले आएगा, एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करेगा। और जो दूसरा सस्पेंसर सेल था, इसने 6 या 7 डिवीजन्स किए, मगर सारे के सारे डिवीजन्स ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स डिवीजन्स करते 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 इसने तकरीबन 6 या 7 सेल सस्पेंसर बनाया। 6 या 7 सेल सस्पेंसर बनाया। अब 6 या 7 सेल सस्पेंसर जो बना मेरे बेटे, ये 6 या 7 सेल सस्पेंसर यहां मैंने दिखाया, और 6 या 7 सेल सस्पेंसर की जो ये लास्ट वाली सेल है, ये लास्ट वाली सेल है, इसको हम नाम देते हैं हाइपोफाइसिस। क्या नाम देते हैं बेटे? हाइपोफाइसिस। सर लास्ट वाली सेल सस्पेंसर की जो नीचे एम्ब्रियो को टच करेगी, क्योंकि नीचे है ना अब ये एम्ब्रियोनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल पटिशन एम्ब्रियो बना, गोयल बनकर एम्ब्रियो बने, वो मैच्योर एम्ब्रियो, वो प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा मेरे बेटे एम्ब्रियोनल सेल से, क्योंकि ये एम्ब्रियो नहीं है, ये हॉस्टोरिया है, ये सस्पेंसर है। एम्ब्रियो यहां बनेगा नीचे एम्ब्रियोनल सेल से, और सस्पेंसर की वो लास्ट वाली सेल तो ये भी है और ये भी है, मगर हम कह रहे हैं वो वाली लास्ट सेल जो एम्ब्रियो को टच करती है, उसी सेल को हम नाम देते हैं क्या? हाइपोफाइसिस। सर बेटे मुझे बोलो, अभी तक मैंने आपको मोनोकॉट्स डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी के बारे में क्या क्या बोला? सर सबसे पहले आपने कहा इसमें मॉडल प्लांट जो हमने चूज किया इट्स कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, और हम मान के चलेंगे बाकी डाइकॉट्स का भी ऑलमोस्ट यही हाल है। किसने पहली बार स्टडी कराया? हैनस्टीन ने। अब मुझे बोलो क्या होगा? सर जब तक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक मेरे बेटे जाइगोट अपने बाहर से सेलुलोज का वॉल डेवलप करेगा और एक रेस्टिंग फेज में आएगा, उस टाइम हम नाम देंगे ओस्पोर। सर जैसे ही एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, उसने अपना सेलुलोजिक वॉल छोड़ा, वो रेस्ट से जाग गया, उसने काम करना स्टार्ट किया, पहले न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, साइज में बढ़ गया, और साइज में बढ़ने के बाद इसका पहला डिवीजन हमेशा होता है ट्रांसवर्स, पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, ऐसे लाइक दिस।
जब ये ट्रांसवर्स डिवीजन इसने किया, ये ट्रांसवर्स डिवीजन आप याद रखना, ये वीट में ट्रांसवर्स नहीं होगा, वहां ओब्लिक होगा। लॉरेंथेसी में ट्रांसवर्स नहीं होगा, वहां वर्टिकल होगा। ये दो आप इसमें याद रखोगे एज एक्सेप्शंस। फिर ट्रांसवर्स डिवीजन जो इसने किया वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ऊपर माइक्रोपाइलर एंड से बड़ी सी सेल बनेगी जिसका नाम है सस्पेंसर सेल, और नीचे क्लासल साइड से छोटी सी सेल बनेगी जिसका नाम एम्ब्रियोनल सेल। अब सिर्फ छोटी सी सेल ही लास्ट में मेन एम्ब्रियो बनाएगी, तभी तो उसका नाम एम्ब्रियोनल सेल है। इसका मतलब पूरे जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बना, बस छोटी सी एम्ब्रियोन सेल से एम्ब्रियो बना। दैट्स व्हाई एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज मीरोब्लास्टिक। फिर उसके बाद मैंने कहा जो सस्पेंसर सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, दो सेल्स बनेंगी, सस्पेंसर सेल 1, सस्पेंसर सेल 2। जो एम्ब्रियोन सेल है वर्टिकल डिवीजन करेगी, दो एम्ब्रियोन सेल्स बनेगी, एम्ब्रियोन सेल 1, एम्ब्रियोन सेल 2। फिर आगे क्या होगा, वो सस्पेंसर सेल जो माइक्रोपाइल के सबसे क्लोज है, दैट विल एनलार्ज इन साइज एंड विल फॉर्म हॉस्टोरियल सेल। हॉस्टोरियल सेल विल एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स और अपने अंदर को स्टोर करेगी। और जो सस्पेंसर सेल नंबर 2 है, इट विल अंडरगो आइदर 6 या 7 डिवीजन्स, ट्रांसवर्स डिवीजन्स। तब जाके कुछ बोलते हैं 6 बनेगी, कुछ बोलते हैं 7, कुछ बोलते हैं 8, कुछ बोलते हैं 9, कुछ बोलते हैं 10 सेल चेन जो बनेगी, उसी को हम नाम देते हैं सस्पेंसर। अब ये एक पार्ट जो इसका है इसने हॉस्टोरिया बनाया, दूसरा पार्ट इसका है इसने सस्पेंसर बनाया। अब मुझे बोलो मेन एम्ब्रियो कहां से बनेगा? सर मेन एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियोन सेल से। इसलिए सस्पेंसर की वो लास्ट वाली सेल जो एम्ब्रियो के साथ टच में है उसको हम नाम देते हैं मेरे बेटे क्या, हाइपोफाइसिस। और यहां से आपको पता चल गया होगा कि सस्पेंसर सेल का एम्ब्रियो बनाने में कोई रोल नहीं है। अब एम्ब्रियो जो है वो बनेगा कहां से? एम्ब्रियोनल सेल से। मगर ये ऐसे नहीं होता है आप बोलोगे हॉस्टोरिया बना, सस्पेंसर बना, अब जाके ये सेल्स एम्ब्रियो बना, ये नहीं। ये बेटे बस आपको समझाने के लिए मैंने पहले इस वाले पार्ट का फेट बोला आपको क्या है आगे जाके, अब मैं इस वाले का बोलूंगा। अदरवाइज ये दोनों चीजें जो है एक साथ होती है। अब इसमें हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है इसमें एम्ब्रियो कैसे बनता है फ्रॉम एम्ब्रियोनल सेल्स। हाँ बेटे देखिए, आप ख्याल रखना, आप में से किसी ने बोला ही नहीं सर हॉस्टोरिया का काम है न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करना, पर सर हमें समझाइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सस्पेंसर। ख्याल रखिएगा बेटे। देखिए बेटे सस्पेंसर का क्या काम होता है। मान लीजिए ये एम्ब्रियो सैक है, ये यहां पे हॉस्टोरिया है। लेट अस सपोज हम सस्पेंसर नहीं रखेंगे और आपको पता है नीचे एम्ब्रियोनल सेल्स ने भी डिवाइड किया होगा, उन्होंने एम्ब्रियो बनाया होगा। अब कैसे उन्होंने एम्ब्रियो बनाया है वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो हमें इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो यही है, कैसे एम्ब्रियोनल सेल से एम्ब्रियो बनेगा। अब फिलहाल हम मान के चलेंगे ये सस्पेंसर सेल एक है जिसने हॉस्टोरिया बनाया, दूसरी सस्पेंसर सेल थी जिसने सस्पेंसर बनाया, और सस्पेंसर की लास्ट सेल जो एम्ब्रियो को टच करती है उसको हाइपोफाइसिस हमने नाम दिया। इसके अलावा ये भी मान के चलेंगे एम्ब्रियोनल सेल ने डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाया है। अब बस आपको समझाने के लिए ये एम्ब्रियो सैक है मेरे बेटे, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये क्लासल एंड है, ये हॉस्टोरिया है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए सस्पेंसर है ही नहीं। जब सस्पेंसर नहीं होगा इसका मतलब नीचे हॉस्टोरिया के साथ अटैच डायरेक्ट एम्ब्रियो होगा। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनल सेल ने एम्ब्रियो बनाया और ये सस्पेंसर हॉस्टोरिया में कन्वर्ट हो गई, तो हमारे पास सिचुएशन ये होगी, दिस इज हॉस्टोरियल सेल, दिस इज एम्ब्रियो। और आपको पता है मेरे बेटे जो एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म जिगर मेरा ज्यादा होगा टुवर्ड्स क्लासल साइड। अब मुझे बोलो एंडोस्पर्म क्यों बनता है? एंडोस्पर्म इसलिए बनता है न्यूट्रिटिव टिश्यू है, इसकी जिम्मेदारी है इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने की। बट कहते हैं अगर सस्पेंसर नहीं होता, सस्पेंसर नहीं अगर होता तो ये एंडोस्पर्म, ये एम्ब्रियो जो है पूरा एंडोस्पर्म नहीं घुस पाता। अब होता क्या है, अल्लाह ताला का निजाम देखिए, उसने हॉस्टोरिया के नीचे सस्पेंसर बनाया। जब सस्पेंसर बनाया, सस्पेंसर बनाया, सस्पेंसर बनाया, ये सस्पेंसर आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एम्ब्रियो को ये धक्का दे रहा है, उसको पुश कर रहा है। भाई आप इस बीच वाले रीजन में जाइए, वहां आपको एंडोस्पर्म मिलेगा और एंडोस्पर्म से आप नरिशमेंट जो है वो हासिल कर सकते हो। मतलब सस्पेंसर का काम होता है जितना सस्पेंसर ऊपर बड़ा होगा उतना एम्ब्रियो नीचे की ओर पुश होगा, और जितना एम्ब्रियो नीचे की ओर पुश होगा ये धकेला जाएगा एंडोस्पर्म में ताकि वहां से न्यूट्रिएंट्स जो है वो हासिल करिए। सो बेटे द फंक्शन ऑफ दिस सस्पेंसर इज टू पुश, किसको पुश करते हैं? एम्ब्रियो को टुवर्ड्स व्हाट? This food-laden tissue, that food-laden tissue is known as what? Endosperm. और याद रखना मेरे बेटे, जब एम्ब्रियो आगे जर्मिनेट होगा ये फुल फ्लेजेड प्लांट बनाता है खुद, फुल फ्लेजेड प्लांट बनाता है खुद। मगर हाइपोफाइसिस से 2 चीजें बनती हैं।
प्लांट बनाएगा खुद एम्ब्रियो, मगर हाइपोफाइसिस से बनता है रूट कैप, और रूट कैप के अलावा आपने पढ़ा होगा क्विसेंट सेंटर। रूट में आपने पढ़ा होगा एक जोन होता है जीरो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का, जिसको हम क्विसेंट सेंटर बोलते हैं। ये क्विसेंट सेंटर भी बनाता है हाइपोफाइसिस, और रूट कैप भी बनाता है कौन? हाइपोफाइसिस। तो मेरे बेटे, अभी मैंने ये आपको नहीं बोला ये एम्ब्रियन सेल्स एम्ब्रियो कैसे बनाती हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब फिलहाल मैंने आपको बस इतना बोला, ये सस्पेंसर जो है इसका काम है एम्ब्रियो को धक्का देना, इसको एंडोस्पर्म में धकेलना, ताकि एंडोस्पर्म में ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करे। उसके अलावा मैंने हाइपोफाइसिस का भी रोल बोला। फिर अदरवाइज इस सेल का नाम देने का क्या फायदा था, इसलिए मैंने इसको नाम दिया था क्योंकि मुझे ये दो चीजें आपको बोलनी थी। हाइपोफाइसिस ही वो सेल है जो आगे जाके प्लांट में दो चीजें बना देती है, एक तो रूट कैप, एक तो क्या? क्विसेंट सेंटर। बाकी जो भी प्लांट है वो पूरा का पूरा कहां से डेवलप होगा? एम्ब्रियो से डेवलप होगा। अब मेरे बेटे इसमें ये पॉइंट्स दो तीन आप नोट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें हम साथ साथ ही लिखेंगे। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। आउट ऑफ द टू सेल्स डिराइव्ड, शाबाश, आउट ऑफ द टू सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम, आउट ऑफ द टू सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम बेसल सेल, out of the two cells derived from basal cell, out of the two cells derived from basal suspensor cell, out of the two cells derived from basal suspensor cell, one present close to micropyle, ये वाला one present close to micropyle enlarges in size, one present close to micropyle enlarges in size to form hostorial cell. One present close to micropyle enlarges in size to form hostorial cell which absorbs nutrients, and other cell undergoes, ये वाली, and other cell undergoes 6 to 7 transverse divisions, and other cell undergoes 6 to 7 transverse divisions to form 7 to 8 celled suspensor, to form 7 to 8 celled suspensor. And other cell undergoes 6 to 7 transverse divisions to form 7 to 8 cell suspensor, which pushes, जिसका काम क्या होता है? Which pushes the developing embryo, which pushes the developing embryo, which pushes the developing embryo towards food, which pushes the developing embryo towards food laden endosperm, food laden, LADEN, which pushes the endosperm, which pushes the embryo towards food laden endosperm, which pushes the developing embryo towards food laden endosperm. Next, last cell of suspensor touching the embryo, last cell of suspensor touching the embryo is called as hypophysis. Last cell of the embryo touching, last cell of suspensor touching the embryo is called as hypophysis. Last cell of suspensor touching the embryo, last cell of suspensor touching the embryo is called hypophysis. Next, hypophysis divides to form a mass of cells. Hypophysis divides to form a mass of cells. Hypophysis divides to form a mass of cells which differentiate into root cap and quiescent center, which differentiate into root cap and quiescent center, which differentiate into root cap and quiescent center, which differentiate into root cap and quiescent center.